पीएसयू बैंक्स पर ही आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में जिस तरीके से जो एक्शन देखने को मिल रहा है उसकी वजह भी साफ सामने देखने को मिल रही है। और पीएसयू बैंक्स को लेकर के भी आज कुछ ऐसा ही हाल है, काफी पॉजिटिव है। और न्यूज फ्लो भी जो आ रहे हैं वो यही है कि गवर्नमेंट जो है अब वो एफडीआई लिमिट को बढ़ाने वाली है, 20% से 49% तक कर सकती है। अब प्राइवेट बैंकिंग की बात करें सर, वहां पे तो ऑलरेडी 74% तक के एफडीआई लिमिट्स हैं। और अब जिस तरीके से कुछ एक्विजिशन हुए लास्ट, अगर हम क्वार्टर्स की बात करें, वहां पर आरबीएल बैंक में अच्छी खासी बाइंग हुई इंटरनेशनल प्लेयर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं सर गवर्नमेंट अब पीएसयू बैंक्स पर भी फोकस कर रही कि वहां पर भी जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तरफ से थोड़ा निवेश आए, और जो गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं उनको भी पुश मिले। ऐसे में सर ओवरऑल अगर हम स्टेट ओन्ड बैंक्स की बात करें, वहां पर क्या आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आती है? क्या किस तरीके की ग्रोथ वहां पर देखने को मिल सकती है अगर ये एफडीआई लिमिट को बढ़ाया जाता है 49% तक? तो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक चीज़ है कि इसके साथ भी मर्जर्स भी करेंगे ना। तो पीएसयू राइट बैंक सर। के जो बड़े बड़े बैंक को मर्ज करके उनको एक इंटरनेशनल साइज, ताकि वो हम्म। इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस करे वो साइज। तो एफआईएस के लिए भी बड़ी बैंक होगी तो उनके लिए भी निवेश करने के लिए वो आसान होगा, क्योंकि उनके भी थोड़ी साइज की क्राइटेरिया होते हैं कि बहुत छोटे मोटे बैंक में हम्म। वो नहीं निवेश करेंगे। वन, सो ये वो एक पॉजिटिव स्टेप है। सेकंड बात आप सोचेंगे ना, तो हम्म। ओवरऑल पीएसयू बैंक में आपको गुड बैंक बैड बैंक चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी मर्जर के हिसाब से बैड बैंक को गुड बैंक के साथ मर्ज कर देगी। तो शायद आपको शेयर प्राइस में बैड बैंक का और भी ज्यादा बढ़ सकता है पोस्ट मर्जर की सिनेरियो में। तो इसलिए आज आप एक पीएसयू बैंक को ब्रॉडर इंडेक्स के हिसाब से या ब्रॉडर पोर्टफोलियो ऑफ पीएसयू बैंक्स बनाने से अच्छे है। खास करके खाली बड़े पीएसयू बैंक या अच्छे क्वालिटी वाले उनको चुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली सब मॉडरेट अच्छे हो जाएंगे। वो सेकंड बात है। तीसरी राइट। बात है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो कंजम्पशन की जो बूम हो रही है, वो सब लोग मान रहे हैं कि आज प्राइवेट सेक्टर बैंक को ही और एनबीएफसी को ही वो ईएमआई बेस्ड लोन का फायदा मिलेगा, फलाना फलाना। मगर रियल चीज क्या है कि ये कंजम्पशन बूम के कारण आपको देश में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जब बढ़ेगी, तो प्राइवेट कैपेक्स का जो सिलसिला शुरू होगा, उस प्राइवेट कैपेक्स के जो एग्जीक्यूशन में ना आपको ज्यादातर स्मॉल एंड मीडियम एमएसएमई और एमएसएमई, जो कि लिस्टेड भी नहीं है स्टॉक मार्केट में, उनका काम राइट। ज्यादा होता है। उनको ही ऑर्डर मिलते हैं एग्जीक्यूशन का काम, एक्सपेंशन का। और उनको फाइनेंस करने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की दम नहीं है या एनबीएफसी की दम नहीं है। पीएसयू बैंक्स ही उन छोटे मोटे एंटरप्राइजेस को लैंड कर बिल्कुल। सकते हैं, क्योंकि उनके अनुभव है। 30-40 साल से वो इन सेक्टर को लेंड कर रहे हैं। और उसमें क्या है कि एक तो लोन ग्रोथ ही बढ़ेगी इनकी, पर दूसरी बात है कि ये लोन अच्छे मार्जिन पे होते हैं, क्योंकि 13-14% पे ये लोन दिया जाता है। तो पीएसयू बैंक्स के लिए ना ही लोन ग्रोथ, बट आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन की भी वाइडनिंग पर थोड़ा मीडियम टर्म में लगेगा, क्योंकि कैपेक्स का साइकिल शुरू होने में शायद 9-12 महीने लग सकते हैं, उसके बाद 3 से 5 साल चलेगी। तो एक लंबी साइकिल चलेगी, बट उसमें पीएसयू बैंक्स का एक ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन ग्रोथ और मार्जिन इंप्रूवमेंट भी होगा। तो इसीलिए आज इस सेक्टर में निवेश करना एक मीडियम टर्म आउटलुक से मैं समझता हूँ बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन आपको क्रिएट कर सकता है। चलिए, तो यहाँ पर मतलब पीएसयू बैंक्स की तरफ काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रही हैं।